जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णमाला के बारे में। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था ध्वनि क्या होता है, वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, शब्द क्या होता है, पद क्या होता है, वाक्य क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा कर लिए थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वह क्या है? वर्णमाला है। उसी के आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला क्या होता है, इसको समझने से पहले हम समझेंगे माला क्या होता है। माला किसे कहते हैं भाई? तो देखिए, माला का कुछ संरचना ऐसे होता है। आप लोग माला पहनते हैं, माला। अब इसमें मान लीजिए ऐसे ही फूल ऐसे लगा दिया जाए, इस माला के धागे में ऐसे ही फूल को ऐसे पिरो दिया जाए, इसमें ऐसे ही क्रम से, सिस्टम से, व्यवस्थित क्रम में ऐसे ही लगा दिया जाए। एक सिस्टम से व्यवस्थित क्रम में लगा दिया जाए तो इसका नाम क्या पड़ गया? तो इसके आगे जोड़ देंगे फूल शब्द, तो नाम क्या बन गया भाई? फूल माला। इसे क्या कहेंगे? फूल माला। ऐसे ही मान लीजिए कोई माला है भाई, इसमें क्या करेंगे आप? ऐसे ही मान लीजिए नोट लगा दिए। क्या लगा दिए? नोट लगा दिया। ऐसे नोट, वही नोट जो दूल्हा वगैरह पहनते हैं ना, नोट वाली माला देखते होंगे आप लोग। खूब बढ़िया कड़कड़ा हुआ नोट होता है, उसको जो है अच्छे से बना करके जो दूल्हा होता है उसको पहना दिया जाता है। तो ये क्या बन गया भाई? नोट माला। क्या बन गया? नोट माला, यानी नोटों की माला। यानी जब नोट लग गया तो नोटों की माला, जब फूल लग गया तो फूल माला। एक होता है जयमाला, एक होता है वरमाला, जो वर वधू एक दूसरे को पहनाते हैं। तो ये माला शब्द यहीं से आया है। माला का मतलब ही होता है किसी चीज़ को व्यवस्थित क्रम में सिस्टम से पिरो देना, उसको व्यवस्थित क्रम में लगा देना, उसी को हम लोग माला कहते हैं। अब अगर वर्णों को हम एक व्यवस्थित क्रम में सिस्टम से लगा दें तो उसे क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। यानी आप परिभाषा लिख सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। और जो हमारा हिंदी वर्णमाला होता है वह देवनागरी लिपि पर आधारित होता है, और देवनागरी लिपि जो होती है वह वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो वर्णमाला है या क्या होगा भाई, इसका परिभाषा लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? परिभाषा लिखिए आप लोग, कैसे लिखेंगे? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं, ठीक। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई? वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित क्रम को या व्यवस्थित समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी अगर वर्ण को हम व्यवस्थित क्रम में एक सिस्टम से उसको रख दें तो उसे क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा क, हमने लिखा ख, हमने लिखा ग, हमने लिखा च, हमने लिखा अंग, हमने लिखा ट, हमने लिखा फ, हमने लिखा ल, हमने लिखा र, हमने लिखा स, म, न, ट, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ और भी वर्णमाला आप लिख सकते हैं। मान लीजिए न, इसके अलावा हम लिख सकते हैं ह, छत्र, ज्ञ या त्र, जो भी आप लिख दीजिए। अब क्या आप इसे जो है वर्णमाला कहेंगे? ध्यान से बात को समझिएगा। क्या इसे आप वर्णमाला कहेंगे भाई? तो इसे हम वर्णमाला नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हमने वर्णों को एक सिस्टम से, एक क्रम से नहीं रखा है। हमने वर्णों को एक सिस्टम से, एक क्रम से नहीं रखा है। क, ख, ग के बाद हमने च रख दिया, फिर ड रख दिया, फिर ट रख दिया, फ रख दिया, ल रख दिया। अक्षर तो वही है, वर्ण तो वही हैं, जो हमारे हिंदी वर्णमाला में आते हैं अक्षर वही हैं, लेकिन हमने क्या किया? क्रम को बदल दिया। हमने जहाँ पाया, जिसको जैसे पाया रख दिया, लिख दिया। तो ये हमारा वर्णमाला नहीं होगा। वर्णमाला कब होगा या कब वर्णमाला कहलाएगा? जब इन अक्षरों को आप एक सिस्टम से, एक क्रम से रख देंगे, उसी व्यवस्थित समूह को ही हम लोग वर्णमाला कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ के बाद ठ, ड, ढ, अड़ा। अब इसे क्या कहेंगे भाई? आगे भी जाएगा, क्या तक जाएगा ये, तो बस मैं समझाने के लिए इतना लिखा हूँ। कहने का मतलब क्या है? अब ये देखिए एक व्यवस्थित क्रम में चल रहा है, एक व्यवस्थित सिस्टम में चल रहा है। क के बाद ख आता है, ख के बाद ग, ग के बाद घ, घ के बाद अंगा, च, छ, ज, झ, इया, एक क्रम से, एक सिस्टम से चल रहा है। तो यानी आप कह सकते हैं यह क्या है भाई? तो यह क्या है? वर्णों का एक व्यवस्थित समूह है। यह क्या है?
वर्णों का एक व्यवस्थित समूह है और इसी समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। लेकिन ये जो ऊपर वाला चार्ट हमने बनाया, इसमें जो वर्णों का एक क्रम है, सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ दिख रहा है। एक क्रम से हमने वर्णों को नहीं रखा है, इसलिए हम वर्णमाला नहीं कहेंगे और इसे हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। ठीक है। तो कभी भी परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। और यह जो हमारा हिंदी वर्णमाला होता है, यह कहीं ना कहीं जो है वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी लिपि है वह देवनागरी लिपि है, और देवनागरी लिपि कैसी लिपि है, तो वैज्ञानिक विधियों पर आधारित लिपि है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं वर्णमाला के भाग या भेद। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला के भेद या भाग या प्रकार कह सकते हैं। इस वर्णमाला को जो मैंने लिखा जो है, इस वर्णमाला को कितने भागों में बांटकर हम लोग पढ़ सकते हैं, इस वर्णमाला को हम लोग कितने भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आपको समझना है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट हेडिंग क्या देते हैं, वर्णमाला के भेद या भाग। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे, वर्णमाला के भाग या भेद। वर्णमाला के भेद या भाग कह सकते हैं, या इसी को प्रकार भी कह सकते हैं आप। वर्णमाला के भेद या भाग या प्रकार भी कह सकते हैं। यानी जो हमारा वर्णमाला है अ से लेकर के ज्ञ तक, इसको कितने भागों में हम लोग बांट कर पढ़ सकते हैं, तो इसको हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। पहला है स्वर। क्या है? स्वर। और 2 नंबर पे आप क्या लिखेंगे भाई, स्वर के बाद 2 नंबर क्या लिखेंगे आप, अयोग वाह। क्या लिखेंगे? अयोग वाह। ठीक है। और 3 नंबर पे आप क्या लिखेंगे, व्यंजन। क्या लिखेंगे? व्यंजन। इन्हीं 3 को आपको पढ़ना है, इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। क्या क्या? स्वर, व्यंजन और अयोग वाह, या स्वर, अयोग वाह और व्यंजन। अब स्वर क्या होता है भाई, अब स्वर क्या होता है, तो आप जान लीजिए, यह स्वर जो है संस्कृत के श्री धातु से बना है। यह संस्कृत के श्री धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वतंत्र वाचन करना। जो स्वर होता है यह संस्कृत के श्री धातु से बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्वतंत्र वाचन करना। क्या होता है? स्वतंत्र वाचन करना। यानी जितना भी आप स्वर देख रहे हैं, या जितने भी स्वर होते हैं, यानी जितने भी स्वर होते हैं, उनका हम स्वतंत्र वाचन करते हैं। उसमें कोई रुकावट नहीं होता है, कोई बाधा नहीं आती है। यानी अबाध तरीके से उसका वाचन किया जाता है, उसका उच्चारण किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय कोई रुकावट नहीं आता है। ठीक है। या जिन वर्णों के उच्चारण में कोई रुकावट नहीं आता है, कोई समस्या नहीं आती है, कहीं बीच में कोई ब्रेक नहीं होता है, उसी को ही हम लोग स्वर कहते हैं। स्वर जो होता है वह संस्कृत के श्री धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्वतंत्र वाचन करना। यानी स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र तरीके से किया जाता है, इसमें कोई रुकावट नहीं आती है, कोई बाधा नहीं आती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है। आपको बता दें कि जो स्वर होता है, इसका उच्चारण जो किया जाता है वह केवल और केवल मुख से किया जाता है। ठीक है। यानी स्वरों का उच्चारण मुख से किया जाता है, जबकि अयोगवाह और व्यंजन का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। जो स्वर होता है वह संस्कृत की श्री धातु से बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्वतंत्र वाचन करना। यानी हम कह सकते हैं कि स्वरों के उच्चारण में कोई भी जो है रुकावट नहीं आती है, कोई भी बाधा नहीं आती है, इसका वाचन, इसका उच्चारण स्वतंत्र तरीके से किया जाता है। ऐसे ही वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। आपको बता दें कि जो स्वर होता है, इस स्वर में कोई भी मिलावट नहीं होता है। यानी इसका उच्चारण स्वतंत्र तरीके से किया जाता है, अबाध तरीके से किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होता है, कोई भी जो है मिक्सचर नहीं होता है, कोई भी मिश्रण नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है। ठीक है। अब आपको बता दें अयोगवाह के बारे में। जो अयोगवाह होता है, इसका उच्चारण मुख प्लस नाक दोनों से होता है। ठीक है। और जो व्यंजन होता है, इसका उच्चारण मुख और नाक
दोनों से होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अयोगवाह और व्यंजन इन दोनों का उच्चारण मुख और नाक से किया जाता है, जबकि स्वर का उच्चारण केवल मुख से किया जाता है। ठीक है, अभी ये चीज़ें आपके समझ में आएंगी। फिलहाल यहाँ पर हम आपको मिटा करके थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब आपको आगे बता दें स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे स्वर की संख्या 11 होती है। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से 11 स्वर होते हैं, तो यह भी जान लीजिए। क्या क्या होते हैं भाई? अ होता है, आ होता है, ई छोटी ई होती है, बड़ी ई होती है, छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, री होता है, ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है, औ होता है। यहाँ से जरा गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। यही 11 स्वर होते हैं। अब इन्हीं 11 स्वरों को हम अलग अलग कैटेगरी में रख करके इनको पढ़ेंगे। कहने का मतलब अब स्वरों में भी कई प्रकार होता है। अभी तो हमने बांटा कि इस वर्णमाला को 3 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। क्या क्या? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, या स्वर, अयोगवाह, व्यंजन। अब स्वर में भी कई वैरायटी, कई प्रकार होते हैं हमने अब आगे हम बताएंगे यह स्वर कितने प्रकार का होता है, यानी ये जो स्वर हैं इन स्वरों को कितने कैटेगरी में रख करके हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। अब आपको बताते हैं आगे आपको बता दें स्वर कितने प्रकार का होता है। अब आगे हम आपको बता दें स्वर कितने प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे स्वर जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। यानी स्वर जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं, ज़रा इसको समझ लीजिए आप लोग। स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन भाई? आप लिखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, तो 1 नंबर पे आप लिखेंगे हर्ष स्वर। कौन सा स्वर भाई? हर्ष स्वर। 2 नंबर पे आप लिखेंगे दीर्घ स्वर। 3 नंबर पे आप लोग लिखेंगे संयुक्त स्वर। ठीक है। 4 नंबर पे आप लोग लिखेंगे प्लुत स्वर। कौन सा? प्लुत स्वर। ठीक है, ये 4 स्वर होते हैं। कौन कौन, तो आप बताएंगे हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर, या इसी को हम लोग त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, अब आपको बता दें हर्ष स्वर किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ऐसे ही स्वर को हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत अ, ई, आ छोटी ई, ऊ यानी छोटा ऊ और री, यह 4 वर्ण जो होते हैं यह किस में आते हैं भाई? हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं। जो आपने 11 स्वर समझा है, जानते हैं आप लोग 11 स्वर, उन 11 स्वरों में से यह जो 4 स्वर होते हैं यह हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? अ, ई, ऊ, री, यानी अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये किस में आते हैं? हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे हर्ष स्वर का? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ऐसे स्वरों को हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, ऊ, री। ठीक है, अब कहेंगे कम समय कैसे लगता है, जैसे आप बोलेंगे अ जल्दी से बोल लेंगे, ई जल्दी से बोल लेंगे, ऊ जल्दी से बोल लेंगे, री जल्दी से बोल लेंगे। लेकिन अगर वहीं पर आपको बोलना हो आ, तो थोड़ा सा लंबा आप खींचेंगे। आ यानी आवाज़ को लंबा खींच रहे हैं, यानी समय ज़्यादा लग रहा है। किसके अपेक्षा? हर्ष स्वर की अपेक्षा। तो आ वाला किस में आ जाएगा? दीर्घ में। यानी हम परिभाषा क्या लिखेंगे दीर्घ स्वर की? तो आप लिखेंगे ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, या ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, ऐसे ही स्वरों को हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, तो आप बताएंगे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, यह 3 जो होते हैं यह किस में आते हैं? दीर्घ स्वर के अंतर्गत। और जो यह 4 होते हैं यह किस में आते हैं? हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 4 और ये 3 7 हो गए। अभी और आगे आप देखिए, अब हम लोग जान लेते हैं संयुक्त स्वर।
आपको समझ में आ गया होगा। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है या ह्रस्व स्वर के अपेक्षा दुगुना समय लगता है, ऐसे ही स्वरों को हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। आपको बता दें कि जो दीर्घ स्वर होता है इसका निर्माण समान स्वरों से मिलकर होता है। जो दीर्घ स्वर होते हैं इनका निर्माण समान स्वर के मिलने से होता है। यानी हम कह सकते हैं जो आ बना है यह अ धन अ से मिलकर बना है। किससे बना है? आ धन अ से। इसको जरा यहाँ समझ लीजिए। यह जो आ होता है, बड़ी ई होती है, बड़ा ऊ होता है, यह किससे किससे मिलकर बना है? तो समझ लीजिए जो आ होता है यह अ धन अ यानी समान स्वर से मिलकर बना है। यह भी अ है, यह भी अ है। जो बड़ी ई है यह छोटी ई प्लस छोटी ई, इन दोनों से मिलकर बड़ी ई बना है। जो बड़ा ऊ बना है यह छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, यानी दोनों छोटा ऊ जो होते हैं जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है? बड़ा ऊ बनता है। यानी हम कह सकते हैं जब समान स्वर मिलते हैं तब क्या बनता है भाई? बड़ा वाला क्या बनता है? ये अ ई ऊ बनता है। यानी समान स्वर के मिलने से कौन सा स्वर बन जाएगा? तो आप बताएंगे दीर्घ स्वर। यानी परिभाषा इसकी आप कई तरीके से लिख सकते हैं कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, ऐसे स्वरों को ही हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। या ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। या ऐसे स्वर जिनका निर्माण दो समान स्वरों से मिलकर हुआ है, ऐसे स्वरों को भी हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनका निर्माण दो समान स्वरों से मिलकर हुआ है, ऐसे स्वरों को हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। समान स्वर कौन कौन है? तो आपको हमने बताया, यहाँ पर दोनों देख सकते हैं समान है, और इस तरह समान स्वर मिलकर के क्या बनाते हैं? दीर्घ स्वर बनाते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में? संयुक्त स्वर के बारे में। तीसरा हम लोग पढ़ लेते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहेंगे? जब दो भिन्न स्वर मिल करके एक नए स्वर का निर्माण करते हैं तो नए वाले स्वर को ही हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। जब दो भिन्न भिन्न स्वर मिल करके एक नए स्वर का निर्माण करते हैं तो नए वाले स्वर को ही हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत कुल 4 जो है स्वर आते हैं। कौन कौन? तो इसी के आगे जो बचे हैं, कौन कौन बचा है? ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी चारों जो हैं यह किसके अंतर्गत आते हैं? तो आप बताएंगे संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब संख्या जोड़ेंगे तो 4 4 8 3 11, टोटल 11 स्वर हो गए। ठीक है। अब आपको बता दें दो भिन्न स्वर, यानी जो ए बना है यह दो भिन्न स्वरों से मिलकर बना है। कौन कौन? तो जरा ही समझ लीजिए। जैसे ए है, ऐ है, ओ है, और एक और कौन है भाई? औ है। इनका निर्माण किससे किससे हुआ है? जरा इसको समझ लीजिए। ए का निर्माण किससे होता है भाई? तो आप बताएंगे इसका निर्माण अ धन ई से हुआ है। यानी जब अ और ई मिलते हैं तो क्या बनता है? ए बनता है। और जब अ और ए मिलते हैं तो क्या बनता है भाई? ऐ बनता है। और जब अ और ओ मिलते हैं तो क्या बनता है? ओ बनता है। जब अ और ओ मिलता है तब क्या बनता है? औ बनता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दो भिन्न स्वर हैं। एक स्वर है अ, दूसरा है ई, तो ये भिन्न हो गए ना, दोनों अ नहीं है या दोनों ई नहीं है। अगर पहला ई अ है तो दूसरा ई है, पहला अ है तो दूसरा ए है। सब में देखेंगे पहला अ है, यहाँ पर ई है, ए है, ऊ है, ओ है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर दो भिन्न स्वर का आपस में जुड़ाव हो रहा है। जब दो भिन्न स्वर आपस में मिलते हैं तो मिल करके एक नए स्वर का निर्माण करते हैं, और इस नए वाले स्वर को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो आप बताएंगे हम लोग इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। यहाँ देखिए दो भिन्न स्वर मिले, मिल करके क्या बना दिए? ऐ बना दिए। दो भिन्न स्वर मिले, मिल करके क्या बना दिए? ओ बना दिए। दो भिन्न स्वर मिले, मिल करके क्या बना दिए? औ बना दिए। क्या बना दिए भाई? औ बना दिए। कहने का मतलब ये है कि जब दो भिन्न स्वर मिलते हैं तो एक नए स्वर का निर्माण होता है, और इस नए वाले स्वर को ही हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? संयुक्त स्वर कहते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं चौथा, प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? अब यहाँ पर इसकी संख्या कितनी है? 4 है। अब त्रिमात्रिक स्वर या प्लुत स्वर किसे कहते हैं? अब हम लोग समझ लेते हैं प्लुत स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, यानी चौथे नंबर वाला प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 गुना अधिक समय लगता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में
3 गुना समय या 3 गुना से भी अधिक समय लगता है, ऐसे स्वर को ही हम लोग त्रिमात्रिक स्वर या प्लुत स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, ऐसे ही स्वरों को क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। इसका जो सिंबल होता है वह हिंदी के 3 या जो है अंग्रेजी के S द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है। यानी प्लुत स्वर को हम हिंदी के 3 या अंग्रेजी के यस अक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे आप लोग लिखते होंगे उदाहरण में ऐसे, या कभी किताबों में ऐसे देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे लिखा रहता है ओम। तो ये जो बीच वाला देख रहे हैं ना 3, यही स्वर क्या है? प्लुत स्वर है। यह कौन सा स्वर है भाई? प्लुत स्वर है। आप लोग देखे होंगे ऐसे लिखा रहता है टर, ऐसे यस की तरह बना होता है, लिखा रहता है। यह क्या है भाई? प्लुत स्वर है। आप लोगों ने ऐसे ही शब्द लिखा होगा या पढ़ा होगा, देखा होगा, ऐसे लिखा रहता है फुर्र। तो ये जो यस की तरह संरचना देख रहे हैं, ये सभी क्या है? ये सभी के सभी प्लुत स्वर हैं। ये जो हिंदी का 3 देख रहे हैं, ये भी क्या है? प्लुत स्वर है। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 गुना समय या अधिक समय लगता है या सबसे अधिक समय लगता है, ऐसे ही स्वरों को हम लोग प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। इसे हिंदी के 3 या अंग्रेजी के यस अक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण आप बताएंगे, ओम, टर, फुर्र। ठीक है। अब जैसे आप बोलेंगे ओम, तो ओम बोलिए ओम, लंबा खींचते हैं आप, ज़्यादा समय लगता है। आप बोलेंगे टर, एक ही आवाज़ बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे रे वाला वर्ण कई बार रिपीट हो जा रहा है, टर, फुर्र, रे कई बार आ रहा है। तो ऐसे ही स्वरों को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिमात्रिक स्वर या प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक, तो स्वर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं अयोगवाह। क्या पढ़ेंगे? अयोगवाह, यानी अयोगवाह किसे कहते हैं? तो आपको बता दें अयोगवाह किसे कहते हैं, जान लीजिए। देखिए, अ का मतलब होता है नहीं, योग का मतलब होता है जुड़ाव, यानी जिसका जुड़ाव ही ना हो उसे अयोगवाह कहते हैं। यानी ऐसे स्वर जिसका जुड़ाव ना हो, पूर्ण रूप से कंप्लीट तरीके से, पूरी तरीके से जुड़ाव ना हो, बल्कि आधा जुड़ाव ही हो, उसे हम लोग अयोगवाह कहते हैं। इसके अंतर्गत केवल अंग और अह, यह 2 वर्ण आते हैं, अंग और अह। जब इसका आप ये वाला चिन्ह जो देख रहे हैं ऊपर वाला और ये देख रहे हैं, इसको निकाल देते हैं, तब इसका चिन्ह कुछ ऐसे और कुछ ऐसे होता है। इस वाले को हम लोग कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और इस वाले चिन्ह को हम लोग कहते हैं विसर्ग। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? विसर्ग। यानी 2 ठे ऐसे बिंदी है तो विसर्ग, और अगर ऐसे एक लाइन हो, ऊपर बिंदी हो, तब इसे आप अनुस्वार कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? अनुस्वार कहेंगे। तो यह अनुस्वार का चिन्ह है और यह विसर्ग का चिन्ह है, इसको आप याद रखेंगे। और ये कहाँ से आया? तो यही वाला उठा लिया गया ऊपर से, और यहाँ से ये, जब ये वाला उठाया गया तो इसे अनुस्वार, जब ये वाला उठा दिया गया, अलग कर दिया गया, तो इसे कहा गया विसर्ग। यानी हम कह सकते हैं कि अयोगवाह किसे कहेंगे? ऐसे स्वर जिनका पूरी तरह जुड़ाव ना हो, आधा जुड़ाव ही हो, ऐसे स्वरों को हम लोग अयोगवाह कहते हैं। ऐसे स्वर जिनका पूरी तरीके से जुड़ाव ना हो, केवल आधा जुड़ाव ही हो, ऐसे स्वरों को हम लोग अयोगवाह कहते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत अंग और अह आते हैं। अंग को जो है हम लोग अनुस्वार कहते हैं और अह को हम लोग विसर्ग कहते हैं। लेकिन जब यह अ के साथ रहेगा तो इसे हम नहीं कहेंगे, इसका जब चिन्ह अलग हो जाता है तब इसे हम लोग अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। ठीक है। जब बिंदी ये वाला अलग हो गया तो अनुस्वार, और ये अलग हो गया तब विसर्ग कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा केवल आधा जुड़ता है, पूरा नहीं जुड़ता है। जैसे आप लोग शब्द लिखते होंगे कंस, क्या लिखते हैं भाई? कंस। आप लोग लिखते होंगे हंस, आप लोग लिखते होंगे इंक, इंक लिखते होंगे। अब ये सारे शब्द जो आपने लिखा है, ये कैसे लिखे जाते हैं ज़रा इसको समझिएगा। अंश हो गया, कंस हो गया, हंस हो गया, या बहुत सारे ऐसे बिंदी वाले शब्द आपको मिल जाएंगे उदाहरण के रूप में। अब जैसे मान लीजिए कंस लिखा गया तो कैसे लिखा गया? देखिए, यहाँ से क, यहाँ से अ, और ये स, ऐसे होता ही है। ठीक है। अब यह देखिए अंग, यह बीच वाला जो अक्षर है क्या है? अंग। अब यह क्या करता है? यह पूरी तरह नहीं जुड़ता है। हमने क्या कहा? अयोगवाह वाले जो अक्षर होते हैं अंग और है, यह पूरी तरीके से नहीं जुड़ते हैं,
केवल आधा ही जुड़ते हैं और केवल ये जो चिन्ह होते हैं इनके ऊपर केवल वह जुड़ जाते हैं और खुद का जो चिन्ह होता है यानी जो अ होता है यह मिट जाता है, हट जाता है, डिलीट हो जाता है। कहने का मतलब ये जो अंग है यह अपने नहीं जुड़ता है, यह अ अक्षर नहीं जुड़ता है, केवल यह ऊपर वाला बिंदी क्या करता है बाएं वाले अक्षर के पास वो क्या करता है उसको ट्रांसफ़र कर देता है या बाएं वाले अक्षर को दे देता है। यानी जो यह बिंदी ऊपर देख रहे हैं ए के ऊपर, यह क्या किया भाई, यानी अनुस्वार जो है यह क्या करता है बगल वाले अक्षर को बाएं तरफ जो अक्षर होता है उसको क्या करता है शिफ्ट कर देता है या दे देता है और खुद बीच में से हट जाता है और शब्द क्या बन जाता है ऐसे ही क और स, और चूंकि बिंदी के यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया क पर तो शब्द क्या बन गया, कंस बन गया। क्या बन गया भाई, कंस। इसी तरह देखिए हंस है। अब हंस में आप हंस ऐसे लिखेंगे, हंस। अगर देखा जाए तो भाई इस तरह लिख सकते हैं आप। अब ये जो बीच वाला जो है, बीच वाला अक्षर है अ, हमने क्या कहा ये जो अंग होता है बीच वाला यह केवल आधा जुड़ता है और ऊपर वाला जो ये चिन्ह होता है उस चिन्ह को क्या बोलते हैं, अनुस्वार। तो यह अंग जो है अपना अनुस्वार क्या करता है बगल वाले अक्षर को बाएं तरफ जो अक्षर होता है उसको ट्रांसफ़र कर देता है, उसको दे देता है, शिफ्ट कर देता है और खुद को यानी अ अक्षर खुद से हट जाता है, खुद से मिट जाता है, डिलीट हो जाता है। शिफ्ट जैसे ही करता है अपने अस्तित्व को खत्म कर लेता है, मिट जाता है और शब्द क्या बन जाता है, तो आप बताएंगे ह और स और बीच में जो ये बिंदी था किसके ऊपर आ गया, है के ऊपर, तो शब्द क्या बन गया, हंस। इसी प्रकार इंक का भी उदाहरण आप समझ सकते हैं। ई है और यहाँ पर अ लिख सकते हैं, यहाँ पे क लिख सकते हैं। अब देखिए इसके ऊपर क्या है भाई, बिंदी है, तभी तो इंक पढ़ेंगे आप। लेकिन अब यह जो अंग है, अंग वाला अक्षर है, यह केवल अपना बिंदी किसको दे देता है, बाएं वाले अक्षर को दे देता है और जो ये बीच वाला अ अक्षर होता है यह क्या होता है, हट जाता है, मिट जाता है और शब्द क्या बन जाता है भाई, इंक। क्या बन जाता है, इंक बन जाता है। इसी तरह आप लोग शब्द लिखते हैं प्रातः। अब तो इसका उदाहरण तो हमने समझा दिया अनुस्वार का, कुछ विसर्ग का भी उदाहरण समझ लीजिए। जैसे आप लोग लिखते हैं प्रातः, प्रातः। अब यहाँ दो बिंदी आया, ये क्या है भाई, ये विसर्ग का चिन्ह है। अब ये कैसे जुड़ता है देखिए, इसको कुछ ऐसे आप लिख सकते हैं, प्रातः, ऐसे होता है। अब देखिए होता क्या है, अब ये अह है ना, तो अह में जो ये वाला विसर्ग होता है यह क्या करता है अपने बाएं वाले अक्षर को ट्रांसफ़र कर देता है, दे देता है और खुद अपने आप को हटा लेता है, हट जाता है रास्ते से। अब जैसे ही यह इसको ट्रांसफ़र करेगा और हटेगा तो क्या बनेगा भाई, प्रा बनेगा, त बनेगा और दोनों बिंदी आके यहाँ जुड़ जाएगा। शब्द क्या बन गया, प्रातः। आप लिखते हैं अतः, क्या लिखते हैं, अतः। अतः ऐसे लिखते हैं भाई, अतः। लेकिन यह लिखा कैसे जाता है देखिए, अ आएगा, त आएगा, अह, अतः। यहाँ दो बिंदियाँ होती हैं, ऐसे होती हैं, ऐसे ही दो बिंदी होती है, शब्द क्या बन गया, अतः। अब कैसे होता देखिए, ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग हमने कहा बाएं वाले अक्षर को क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा, इसको दे देता है, शिफ्ट कर देता है और खुद को मिटा देता है, यानी खुद हट जाता है रास्ते से। कौन, अ अक्षर। जो अस्वर होता है यह हट जाता है और विसर्ग को दे देता है बाएं वाले अक्षर को। अब जैसे ही देता है तो शब्द क्या बन जाता है, अ और ये त और ये बिंदी है, ये विसर्ग यहाँ आ गया, शब्द क्या बन गया, अतः। शब्द क्या बन गया भाई, अतः। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे और सभी उदाहरणों को आप इसी तरह कर सकते हैं। यानी यह शब्द बने कैसे हैं, इसको बना करके समझा करके आप किसी को भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि अयोगवाह आपको समझ में आया होगा। अ का मतलब नहीं, योग का मतलब जुड़ाव, यानी जिसका पूरा जुड़ाव न हो, आधा जुड़ा हो, उसी को ही हम लोग अयोगवाह कहते हैं। इसके अंतर्गत अंग और अह आते हैं। अंग वाले चिन्ह को हम लोग अनुस्वार कहते हैं और अह में जब ये विसर्ग को हटा करके अलग से लिखते हैं तो इसी को हम लोग विसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब अंग के भी कुछ उदाहरण को हमने समझाया, जैसे कंस है, हंस है, इंक है, और मैंने कुछ अनुस्वार के भी उदाहरण को समझाया, जैसे प्रातः है, अतः है। ये सारे के सारे उदाहरण आपसे जो है पूछे जाते हैं और कभी भी इस तरह पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे कुछ और भी उदाहरण इसमें आप बता सकते हैं, जैसे अंश है, इसको आप लोग करिएगा, करके हमको बताइएगा इसका उदाहरण। अंश का आप लोग बताइएगा कैसे बनेगा, बताइएगा कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा। अंश को करेंगे तो कैसे बनेगा। ठीक, अब आगे बचा क्या है आपका, हमने स्वर पढ़ लिया, अयोगवाह पढ़ लिया, अब बचा क्या है, व्यंजन। अब स्वर और अयोगवाह को अगर मिला दिया जाए तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 4 3 7 4 11, यानी स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 11 प्लस 2 अयोगवाह, टोटल कितने हो गए,
13। इसी 13 को आप लोग स्वर कह देते हैं ना, जो कि गलत है। 13 स्वर नहीं होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। और जो 2 होते हैं क्या होते हैं? अयोगवाह। क्या होते हैं भाई? अयोगवाह। इस प्रकार 13 वर्णों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बचा क्या भाई? अब बचा है व्यंजन। क्या बचा है? व्यंजन। तो व्यंजन को हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। व्यंजन को हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। और एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा आपको बता दें, हमने जब शुरू में बताया कि स्वर का उच्चारण केवल मुख से करते हैं, और जो अयोगवाह और व्यंजन होते हैं इसका उच्चारण हम लोग मुख प्लस नाक दोनों से करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए, 2 मिनट और समय लेंगे। जैसे स्वर है, अब मान लीजिए स्वर आप बोलते हैं अ, अब बोलते हैं ई, उ, री, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। क्या इसमें नाक का कहीं इस्तेमाल हुआ? कहीं पर भी। आप जितने भी स्वर हैं, आप ये जो 11 आप लिखे हैं, इसको बोल कर आप देखिएगा अपने आप से। जैसे आप बोलते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, थोड़ा सा भी कहीं पर जो है प्रेशर नाक पे आपके नहीं पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं जितने स्वर होते हैं, इस स्वर का उच्चारण हम किससे करते हैं भाई? केवल मुख से करते हैं। लेकिन जो अयोगवाह होते हैं, अयोगवाह कौन कौन है? अंग और अह होते हैं। इसका उच्चारण हम लोग मुख प्लस नाक दोनों से करते हैं। मुख प्लस नाक दोनों से करते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? अब देखिए, जैसे आप बोलेंगे अंग, तो देखिए अंग बोलकर आप देखिए अंग, थोड़ा सा नाक पे आपके प्रेशर पड़ेगा, जैसे लगेगा कि आवाज़ नाक से थोड़ा बहुत आ रहा है, नाक से आवाज़ निकल रहा है। और बोलेंगे अह, तो देखिए नाक पे प्रेशर नहीं पड़ा। यानी अंग बोलेंगे तो नाक से आवाज़ आएगा, अह बोलेंगे तो मुख से आवाज़ आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो अयोगवाह होता है यह मुख और नाक दोनों से बोला जाता है। यानी आप बता सकते हैं कि स्वर का उच्चारण केवल मुख से होता है, अयोगवाह का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। लेकिन अगर बात किया जाए व्यंजन का, तो व्यंजन जो होते हैं आपके कहाँ से कहाँ तक होते हैं? क से ज्ञ तक होते हैं व्यंजन। क से ज्ञ तक क्या होते हैं भाई? व्यंजन होते हैं। इसमें कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनका उच्चारण केवल मुख से करते हैं, और कुछ अक्षर आपको ऐसे मिलेंगे जिनका उच्चारण आप नाक से करते हैं। यही कारण है कि व्यंजन भी मुख और नाक दोनों से बोला जाता है। मुख प्लस नाक दोनों से बोला जाता है क्या? व्यंजन। जैसे मान लीजिए आप बोलते होंगे, आप बोलते हैं क, मुख से बोले ख, मुख से बोले ग, मुख से बोले घ, मुख से बोले। अब आप बोलिए अंगा, तो देखिए नाक से थोड़ा बहुत आवाज़ आएगा। जैसे अंगा, इया, अणा, ना, मा, अंगा, इयाड़ा, ना, मा, ये सभी क्या है? नाक से आप बोल रहे हैं। यानी व्यंजन का हम लोग उच्चारण मुख प्लस नाक दोनों से करते हैं, जबकि स्वर का उच्चारण हम केवल मुख से करते हैं, और अयोगवाह का उच्चारण भी हम मुख और नाक दोनों से करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से याद करिएगा, तैयार करिएगा। कहीं कोई समस्या लगेगी तो आप अपने प्रश्नों को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसका पूरा प्रयास करेंगे उत्तर देने का। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ तीसरे नंबर से व्यंजन के बारे में। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।